प्यारे बच्चों, मैं कीर्ति आर्या, सहायक अध्यापिका चंपा देवी, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज हरनही गोरखपुर, गृह विज्ञान कक्षा 12 की वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। वीडियो के माध्यम से हम आप बार बार मिलते जा रहे हैं। तो इस बार हम जिस पाठ के बारे में चर्चा करेंगे वो पाठ है हमारा पर्यावरण तथा प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं सिडनी शेल्टन द्वारा कही गई इन पंक्तियों से करूँगी। जिनको इस पृथ्वी से प्यार है, जो इसे सुनना चाहते हैं, उसके लिए धरती के पास अपरंपार मधुर संगीत है। बच्चों, आप लोग अपने पर्यावरण को जानते हैं क्योंकि हम इसी में आँख खोलते हैं और इसी में मर के मिट जाते हैं। यानी आँख खोलते ही हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं वो पर्यावरण होता है। बारिश की बूंदें हैं, हवा का चलना है, पेड़ों का हिलना है, इसके अलावा कल कल करती नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, ये सभी चीज़ें हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। और इनको सुनने के लिए ये एक संगीत देती हैं। इसको सुनने के लिए हमें अपने आप को भूलना होगा और अपने पर्यावरण से, अपनी प्रकृति से अपने को जोड़ना पड़ेगा। अगर हम अपने पर्यावरण से जुड़ जाएंगे तो हमें पता है कि पर्यावरण हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करता है और पर्यावरण हमारे लिए हमेशा अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करता है। बच्चों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वे बिंदु हैं: पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा, पर्यावरण की उपयोगिता, प्रदूषण और उसके कारक, पर्यावरणीय असंतुलन, प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव, प्रदूषण रोकने के उपाय, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण एवं सामाजिक प्रदूषण। बच्चों, इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये पर्यावरण क्या है। हमारे आसपास जितनी चीज़ें हमने अभी बताया कि आँख खोलते हैं हम, पैदा होते हैं, तो इस पर्यावरण में ही पैदा होते हैं। ये पर्यावरण अर्थात प्रकृति, यानी हमारे आसपास पेड़ हैं, पौधे हैं, जीव जंतु है, आकाश है, सूरज है, नभ है, नदियाँ हैं, मिट्टी है, ये सभी चीज़ें हमारी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। ये पर्यावरण हमारे आसपास का एक आवरण है, यानी ये हमारे आसपास पूरी तरह से घेरे रखता है हमको और हमको हमारी आवश्यकता अनुसार चीज़ों को देता है, यानी हमारे लिए पूर्ति करता है इन चीज़ों की जो हमें चाहिए जीवन यापन करने के लिए। यानी जीवन को जीने के लिए हमें जो चीज़ें ज़रूरत है उनको हम इन पर्यावरण से ही ले सकते हैं। तो इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि इसको दो भागों में बांटा गया है। देखिए, परि, धन, आवरण। परि मतलब मैंने अभी बताया, अपने आसपास घेरा बना हुआ, यानी हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं वो होती है परि। और आवरण मतलब ढका हुआ। तो पर्यावरण का अर्थ हुआ, शाब्दिक अर्थ इसको हम लें तो पर्यावरण का आश्रय चारों ओर तथा आवरण का आश्रय परिवेश होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पर्यावरण अर्थात वनस्पतियों, प्राणियों और मानव जाति सहित सभी सजीवों और उनके साथ संबंधित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहते हैं। वास्तव में पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और उसकी विविध गतिविधियां भी के परिणाम होते हैं। यानी इन सब चीज़ों का जब समावेश होता है, हमारे आसपास के जीव हैं, जंतु हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, जब ये सब चीज़ें एक साथ समावेश बनाती हैं, एक साथ इकट्ठी होती हैं, तो वही हमारा पर्यावरण या प्रकृति होती है। विभिन्न विद्वानों, समाजशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने पर्यावरण को अनेकों रूप से परिभाषित भी किया है। आइए उनमें से कुछ हम लोग देख लेते हैं। जे.एस. रॉस के अनुसार पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यानी वातावरण से या पर्यावरण से हम अप्रभावित होकर कदापि नहीं रह सकते हैं। अगर बाहर गर्मी है तो हमको गर्मी ही लगेगी, अगर बाहर ठंडक है तो हमको ठंडी ही लगेगी। कृत्रिम रूप से हम अपने लिए कुछ भी व्यवस्था कर ले, परंतु प्राकृतिक रूप से जो हमें प्रकृति देती है उससे हम सीधे
संपर्क रखते हैं और सीधे उससे संबंधित होते हैं। कटवस के अनुसार पर्यावरण इन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन तथा विकास पर प्रभाव डालता है। यानी जो मानव है वो पर्यावरण के बिना विकास नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज़ के लिए हमें जीवन यापन के लिए सांस लेना है, जल पीना है, हर चीज़ हमें कहाँ से मिल रही है? हमें पर्यावरण से ही मिल रही है। वायु, शुद्ध वायु हमें अगर हम इनहेल करते हैं तो वो भी हमें पर्यावरण से मिल रही है। शुद्ध जल भी हमें पर्यावरण से ही मिल रहा है। तो बिना पर्यावरण के हम अपनी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर डेविस के अनुसार मनुष्य के संबंध में पर्यावरण से अभिप्राय भूतल पर मानव के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक स्वरूपों से है जिन्हें वह निरंतर प्रभावित होते रहते हैं। यानी पर्यावरण से हम हमेशा प्रभावित रहेंगे और पर्यावरण के बिना हमारा जीवन संभव नहीं होगा। इन परिभाषाओं से हमें ये स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। बच्चों, आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि सबसे पहले हमें पता है कि पर्यावरण अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपनी लालच के लिए मानव ने क्या किया? अपने पर्यावरण को वो दूषित करने लगा। यानी बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा ली, बहुत सारे आविष्कार कर लिए, जिसके कारण क्या होता गया? मानव की लालसा बढ़ती गई, लालच बढ़ती गई और उसने अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। वो नुकसान इतना ज़्यादा कि संभवतः आगे वाली पीढ़ियां हमारी शुद्ध जल को तरसें, शुद्ध वायु को तरसें, या संभव हो कि जैसे हम अभी प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलना पड़े। तो इतनी बुरी तरह से अपने पर्यावरण को दूषित करते जा रहे हैं हम लोग कि उसके लिए सबसे पहले 5 जून को सन 1972 में विश्व संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक अधिवेशन बुलाया गया जिसमें पर्यावरण के बारे में चर्चा की गई और उसको संभालने के लिए, उसको सुधारने के लिए वैश्विक रूप से, सामाजिक और आर्थिक रूप से उसको बढ़ावा देने के लिए ये इस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने, यानी सन 1972 से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को निरंतर हर वर्ष मनाया जाता है और कोशिश की जाती है कि हम अपने पर्यावरण को बचा सके, उसके संतुलन को बिगाड़े नहीं और उसके लिए उसको प्रदूषित करने से बचा पाए। अब पर्यावरण जब हमारे चारों तरफ है, हमारे जीवन के लिए इतना उपयोगी है, हम परस्पर उसी पर निर्भर करते हैं, तो ये हमारे लिए उपयोगी भी बहुत है। और उपयोगिता इसकी इतनी ज़्यादा है कि एक जीवन चक्र जब मानव का शुरू होता है तो वो जीवन चक्र इस प्रकृति का भी चक्र एक होता है, यानी ये चक्र निरंतर चलता रहता है। पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। हरे पौधे जो होते हैं सूरज की किरणों के मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जिससे भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं। ये भोजन का प्रयोग जो शाकाहारी जीव होते हैं वो खाते हैं, घास है, पत्तियां हैं, इनको खा के पेट भरते हैं। फिर शाकाहारी पशुओं को मांसाहारी पशु खाते हैं, वो उसको अपना भोजन समझते हैं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मानव, वो दोनों ही खाता है, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होता है। इसके अलावा ये जो जीव जंतु हैं ये जंगलों में रहते हैं, ये वहाँ के परिवेश को संभालते हैं, संतुलित करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए ये मांसाहारी पशु नहीं होंगे तो शाकाहारी पशु बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हिरन है और ये गाय हैं, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो क्या होगा? भैंसें हैं, तो ये हमारे असंतुलन होता रहता है। यानी जो भी जीव जंतु हैं सबको एक कार्य निर्धारित कर दिया जाता है, सबके लिए एक फॉर्मेट तैयार कर दिया जाता है कि आप इस तरह से जीवन यापन करेंगे जिससे अगला संतुलन बना रहे। तो ये संतुलन बनाने के लिए ये जीवन चक्र या हमारे प्रकृति के द्वारा दिया हुआ पर्यावरण का एक चक्र होता है जिसमें हर व्यक्ति, हर जीव जंतु एक दूसरे पे निर्भर होता है। और ये निर्भरता सूरज की गर्मी से लेकर पहाड़ों तक, बादलों तक, नदियों तक। अगर सूरज की गर्मी में जो है नदियों से पानी वाष्पीकृत होकर उड़ता है और वर्षा के रूप में वापस हमको मिल जाता है। तो ये जो चक्र है ये निरंतर चलने वाला चक्र है और इस चक्र के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो पर्यावरण हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये हरे भरे पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न अंग है।
प्रकृति के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल, थल, वायु, अग्नि, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है और इन्हीं मृत्यु के बाद इन्हीं में विलीन हो जाता है, इन्हीं में मिल जाता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि पृथ्वी मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। मैं अर्थात मानव, यानी हमने शुरू से ही देखा है, पुराणों में ही पढ़ा है, पुराणों और अपने संस्कृति से भी जानते हैं कि व्यक्ति मानव हमेशा प्रकृति की पूजा करता रहा है। सूर्य देव, चंद्र देव, धरती माता, गंगा माता, तो इस तरह से यानी प्रकृति की जो भी चीज़ें हैं उसको हम पूजन कर रहे हैं। तो पूजन हम किसका करेंगे? जो सर्वश्रेष्ठ होता है, यानी जो सबसे ऊपर होता है। और उसकी पूजा करने का आश्रय ये नहीं है कि खाली हमने उसकी अगरबत्ती कर दी, पूजा कर दी, मंत्र पढ़ दिया। उसका आश्रय होता है कि हम उसकी सुरक्षा करें, यानी हम उसको बचाएं। हम अपने बच्चों को बचाते हैं, उसी तरह हम अपने पर्यावरण को भी बचाएं और अपने आप को संतुलित रखने के लिए हमें अपने पर्यावरण को संतुलित रखना बहुत आवश्यक होता है। तो क्या क्या क्यों उपयोगी है ये हमारे लिए? क्योंकि ये हमारी मृदा की उर्वरता को संरक्षण करती है। हमारी मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो हमें फसलें नहीं उगेंगी, हम भोजन क्या ग्रहण करेंगे। आवश्यक नमी प्रदान करती है, नमी अगर नहीं होगी धरती पे तो सूखा पड़ने लगेगा और हमें पता है कि जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। पीने का पानी देता है, मानव और पशुओं के लिए भोजन की उपलब्धता कराता है, ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए, क्योंकि पेड़ पौधे क्या हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये सभी को पता है। तो ये ऑक्सीजन की उपलब्धता कैसे होगी? जब पेड़ पौधे पनपेंगे। यदि हमारी प्रदूषित हो जाएगी पर्यावरण तो पेड़ पौधे उगना खत्म हो जाएंगे, लुप्त होते जाएंगे। तो हमें ऑक्सीजन लेने के लिए भी क्या कृत्रिम चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, परंतु कृत्रिम चीज़ें दूर तक, बहुत दिनों तक नहीं चल सकती, इसलिए हमें प्रकृति का साथ चाहिए रहता है। उसके अलावा जीव जंतु और पर्यावरण का चक्र बनाए रखने के लिए यह हमारी पर्यावरण की उपयोगिता होती है। बच्चों, पर्यावरण की इतनी ज़्यादा उपयोगिता है, इसको प्रदूषित कर रहे हैं अपनी और ज़्यादा जिंदगी को विलासिता देने के लिए। हम बहुत सारे उपकरण बना रहे हैं, एसी बना रहे हैं, फ्रिज बना रहे हैं, जिससे क्या होता है, हमारी आज की आवश्यकता तो पूरी हो जाती है, लेकिन इसका दीर्घगामी यानी दूर तक जाने वाला परिणाम बहुत ही विनाशकारी होता है, बहुत ही ज़्यादा खराब होता है, नष्टकारी होता है। तो आज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें अपने कल को बर्बाद कदापि नहीं करना चाहिए और हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम इन कारकों को, जिससे प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, उसको समाप्त करने का प्रयास करें। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ये आखिर कारक कौन कौन से हैं। तो हमें जनसंख्या का तेजी से बढ़ना, कारखानों का विस्तार, दिन पर दिन जनसंख्या विश्व की, भारत की बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। चाहे रहने के लिए आवास है, खाने के लिए भोजन है, हर चीज़ ज़्यादा चाहिए क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। आप समझ लीजिए, संख्या बढ़ने के कारण लोगों की उपलब्धता तो संसाधनों की है वो कम होती जा रही है। इसके अलावा कारखानों का विस्तार, हम चीज़ों को उत्पादन करने के लिए बहुत सारे कारखानों का विस्तार करते जा रहे हैं, बहुत सी तरह के फैक्ट्रियाँ लगाते जा रहे हैं, जिससे प्रदूषण बहुत सी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, जिंक, पारा, ये सब निकलते हैं और वो कहाँ जाते हैं? वो हमारे पर्यावरण में ही मिलते हैं, वो हमारे जल में, वायु में, मृदा में, इन सब में मिलते हैं। लुप्त जंगल, क्योंकि हमें पता है कि एक चेन बनी हुई है, एक साइकिल बना हुआ है कि हम सभी मानव और जीव जंतु एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। पेड़ों का कटाव रोकना पड़ेगा, लकड़ियों का उपयोग रोकना पड़ेगा। रीति रिवाज, हमारे भारत जैसे धार्मिक कंट्री में, देश में कुछ प्रथाएं भी हैं और कुछ कुप्रथाएं भी हैं। अच्छी प्रथाओं में जैसे अभी हमने चर्चा की कि हम देवी देवता मानते हैं अपनी प्रकृति को, परंतु यहाँ देवी देवता मानने के बाद भी हम क्या करते हैं? अपनी रीति रिवाजों के कारण पुष्प है और मूर्तियों का विसर्जन, इन सब का जल में करते हैं। हमारा जो जल दूषित हो जाता है, हमारी वायु दूषित हो जाती है। इसके अलावा शहरीकरण, पहले ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियों का अभाव होने के कारण, रोजगार का अभाव होने के कारण लोग शहरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, यानी जो गांव की सारी जनसंख्या है वो शहरों की तरफ आती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है कि शहरों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती जा रही है। उस भीड़ को ना बढ़ाया जाए, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी उचित अवसर देने चाहिए रोजगार के। और इसके अलावा परमाणु परीक्षण, सभी देश में, सभी विश्व के सभी देश
क्या कर रहे हैं, अपने आप को बलशाली दिखाने के लिए, यानी हम बेहतर के चक्कर में बहुत सारे परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। ये परमाणु परीक्षण क्या करते हैं, हमारी जो पर्यावरण है उसको दूषित करते हैं। इससे जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं। दवा तथा खाद का फसलों पर प्रयोग, हम उन उपजता बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो है फसलों पे दवाओं का, फर्टिलाइजर्स का, रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उत्पादन तो बढ़ जाता है लेकिन उस धरती की उर्वरता कम होती जाती है और वो लंबे समय पे वो हमें दुष्परिणाम देते हैं। अब पर्यावरण में जब बिगाड़ हुआ तो कहीं ना कहीं असंतुलन हुआ, यानी पर्यावरण अगर जब तक शुद्ध था, हमारा जीवन अच्छे से चल रहा था, हम शुद्ध वायु में सांस ले रहे थे, शुद्ध जल पी रहे थे, तो जैसे जैसे पर्यावरण दूषित होता गया ये संतुलन बिगड़ता गया। इस असंतुलन का कारण क्या है, यही सब कारक हमारे प्रदूषण के कारक हैं, वही सारे कारण हमारे पर्यावरण के असंतुलन का है। तो इस असंतुलन ने क्या किया, असंतुलन जो है विकासशील राष्ट्रों अपने को बढ़ावा देने के लिए, अपने को उन्नत साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा अनेकों प्रकार के क्रियाएं करने लग गई, जिससे हमारा पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है। इसके कुप्रभाव अगर पड़ रहे हैं तो वो हम ही पर पड़ रहे हैं, हम ही लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, हमारे लिए ही ये नुकसानदायक हो रहा है। तो असंतुलन के कारण क्या क्या दुष्प्रभाव हमें झेलने पड़ रहे हैं, जलवायु की अनिश्चितता, कभी बहुत ज़्यादा, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती थी वहाँ और ज़्यादा ठंड बढ़ती जा रही है, अत्यधिक ताप होता जा रहा है, किसी किसी क्षेत्र में अनिश्चितता होती जा रही है, कभी वर्षा होने लगती है, कभी एकदम से ठंड पड़ जाती है। तो ये सब क्या है, ये असंतुलन के कारण ही होता है। सूखाग्रस्त क्षेत्र होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कहीं उसके अलावा रेगिस्तान की भूमि बढ़ती जा रही है, यानी उपजाऊपन, मृदा का उपजाऊपन कम होता जा रहा है, जिससे भूमि रेगिस्तान के रूप में परिवर्तित हो जा रही है, क्योंकि उसमें नमी भी नहीं है और उपजाऊपन भी नहीं है। इसके अलावा भूसंकलन यानी धरती का फटना, बाढ़, मृदा, ये सभी कारणों से क्या हो रहा है कि हमारा पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है। अब पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव, हम ही कारक है, हम ही करने वाले प्रदूषण, और तो इसका दुष्प्रभाव भी हम ही पर पड़ता है। जन स्वास्थ्य पर प्रभाव, जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण है, ये सब क्या करते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, शरीर में थकावट, भारीपन, हमारी नेत्रों में जलन, स्किन की एलर्जी, खुजली, और इसके अलावा अनेकों गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, ये सब क्या होते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। और हमको इस क्यों होता है ये, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता जा रहा है, और जितना ज़्यादा हम इसको प्रदूषित करते जाएंगे वैसे ही हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता जाएगा। और इसके अलावा आर्थिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक रूप से हो, अगर वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसकी कार्य क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी वो कार्य करने में क्या करेगा, थकावट महसूस करेगा, उसको कार्य करने में रुचि नहीं होगी। तो ये सब क्या है, हमारे जब हम इस तरह से कार्य अपने कार्य क्षेत्र में सही रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, हमारी आर्थिक संपन्नता खत्म होती है या कम होती जाती है। हमारी कार्य क्षमताओं पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हमने बताया कि अभी आर्थिक रूप से हम नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को बीमार महसूस कर रहे हैं, तो हमारी आर्थिक रूप से भी हमें परेशानी हुई, हमारे स्वास्थ्य के रूप में। उसी प्रकार से हमारी कार्य क्षमता भी क्षीण होती जाती है। जो कहीं हम लोग हिल स्टेशन पे या नदी किनारे जहाँ शुद्ध पर्यावरण है वहाँ चले जाएं तो हम लोग को बड़ा सुकून लगता है कि अब यहीं रह जाएं, कहीं और ना जाए। मानसिक शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहते हैं, बल स्फूर्ति रहती है हमारे अंदर, ऊर्जा, यानी प्रकृति के जितने निकट हम जाते हैं हमें उतनी ही शांति मिलती है, चाहे वो मानसिक रूप से हो चाहे वो शारीरिक रूप से है। तो बच्चों इस चर्चा में अगला हम लोग करते हैं कि अगर हमने, चलिए गलती हो गई हमसे, गलती सबसे होती है, तो गलती करने के बाद अब गलती को सुधारने का समय आ गया। अब इससे ज़्यादा गलती करने की कहीं भी गुंजाइश नहीं रह गई है। हम लोग प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं इतना ज़्यादा। प्लास्टिक क्या है, ये कभी खत्म नहीं होती है, डिग्रेडेबल नहीं है, यानी इसको किसी ना किसी रूप में ये दफन हो जाएगी धरती में, लेकिन ये नष्ट नहीं होगी। तो इतना ज़्यादा प्रयोग जब हम इन चीज़ों का कर रहे हैं, कृत्रिम चीज़ों का, तो
क्या करते हैं, हम अपने पर्यावरण को दूषित करते हैं। अब उसको दूषित करने के बाद अभी भी अगर हम जग जाते हैं, अभी भी हम चेत जाते हैं, तो हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और अपनी भावी पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं जिसमें वो स्वस्थ जलवायु में रह सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वनों की रक्षा करनी है। वनों की सन 1970 में उसमें क्या था कि वनों से पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा कटान होने लगी थी, इन पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा लकड़ियों के प्रयोग के लिए काटा जाने लगा था। तो उसमें क्या किया गया कि लोगों ने एक जागरूकता आई लोगों में कि वो पेड़ के को चिपक के खड़े हो जाते थे कि यानी इस पेड़ को नहीं काटना, अगर इस पेड़ को काटोगे तो पहले मुझे काटो फिर इस पेड़ को काटो। यानी वनों की सुरक्षा के लिए ये पेड़ों की या वनों की कटान को रोका गया, इनको कटने से रोका गया, जिससे जागरूकता आई और लोगों में, और वन कटने कम हो गए। फिर भूमि को उपजाऊ बनाना, भूमि को उपजाऊ कैसे बनाने के लिए रोटेशन में फसलों को उगाना, यानी कोई फसल है उसमें अनाज उगाया, अनाज खत्म होने के बाद उसमें सब्जी उगा दी, फिर उसमें दालें उगा दी। तो इससे क्या होता है कि भूमि की उर्वरकता बनी रहती है और वो उसके उपजाऊपन की वजह से हम उसका लाभ ले पाते हैं। वनों के जीव जंतुओं की सुरक्षा करना, वन है तो भी वन के जीव हैं, तो हमारा दायित्व हो जाता है कि हम इन जीवों को भी हम सुरक्षित रखें। वृक्षारोपण द्वारा भूमि संरक्षण करें। अब वनों की रक्षा कर ली, लेकिन अब वनों को और बढ़ाने के लिए, अपने साइकिल को, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए, ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, वृक्षों को लगाना है। क्योंकि तो जितना ज्यादा हम वृक्ष लगाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा पर्यावरण स्वच्छ होता जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, आम जनता तक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, रेडियो के प्रसारणों माध्यम से, टीवी से लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना कि अगर अभी हम नहीं जागे तो आगे जो परिणाम आने वाले हैं वो बहुत बुरे हैं। तो हमें आज ही से कुछ चीजें कर लेनी चाहिए जिससे हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकें। अब हम लोगों ने चर्चा कर ली कि पर्यावरण क्या है, प्रदूषण के कारण क्या है, प्रदूषण से जो कुप्रभाव हैं वो क्या क्या पड़ रहे हैं। लेकिन अब हम लोग जान लेते हैं कि अलग अलग तरह की, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने समझा है कि अग्नि, जल, वायु, इन्हीं सब से हमारा पर्यावरण बना हुआ है। तो जब प्रदूषित हो रही हैं तो यही चीजें प्रदूषित हो रही हैं। सबसे पहले जान लेते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। जब हमारी वायु दूषित हो जाती है, उसमें धूल के कण आ जाते हैं, अलग अलग विभिन्न गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जब उपस्थित हो जाते हैं तो हमारा वायु दूषित हो जाती है। इसके अलावा जो धूल के कण होते हैं वो भी हमारी वायु को दूषित करते हैं। अब वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या है, वाहनों से निकलने वाला धुआं, क्योंकि हमें कार उठाई, स्कूटर उठाई और एक जगह से दूसरी जगह चले गए। तो जब वायु प्रदूषण बढ़ेगा, बढ़ने का कारण ये वाहनों से निकलने वाला धुआं है। ये धुआं क्या करता है, पहले हम देखते थे कि इससे वायु प्रदूषण होता है। औद्योगिक इकाइयां हैं, औद्योगिक इकाइयों में क्या होता है, कुछ ना कुछ निर्मित होता है, कारखाने हैं, तो इनसे धुआं निकलता है। तो ये धुआं क्या करता है, हमारी प्रकृति को दूषित करता है और प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक होता है। आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैस, यानी जो संयंत्र है आणविक है, उनसे जो गैसें निकल रही हैं, धूल के कण निकल रहे हैं, उनके कारण। जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखाने आदि के निकलने वाला धुआं, ये सभी जो है हमारे प्रदूषण के कारक हैं। एक साधारण रूप से आप जान लें कि जब आप अपने घर में आग लगाते हैं, आग जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो उससे निकलता है जो क्या होता है, काला काला धुआं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आप अगर बहुत देर तक उस धुएं के पास में रहें तो क्या होता है, आपकी आंखों में जलन होने लगती है, आपको खांसी आने लगती है, आपका जी मिचलाने लगता है, आपका सर भारी लगने लगता है। तो एक छोटी जगह पे जहाँ ये चीज़ हो रही है वहाँ इतना बुरा प्रभाव डाल रही है, तो जब ये बहुत विस्तृत रूप से पूरे विश्व में, पूरे देश में हो रही है तो वो कितना ज़्यादा कुप्रभाव डालेगी। अब ये जो प्रदूषित हो रही है उसका कुप्रभाव भी है। हवा में जो अवांछनीय गैस हैं उससे क्या होता है, पशु पक्षी बहुत ज़्यादा सर्दी, खांसी, दमा, अंधापन, सुनने की क्षमता में कमी, त्वचा रोग, ये सब आदि इनसे हो जाते हैं। एवं इससे जो सर्दियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोहरे की लेयर आ जाती है, यानी वो जो इससे दिखता नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स के कारण यही होते हैं। और ये क्या करते हैं
ये हमारी शुद्ध वायु को हमारे परिवेश तक आने से रोकते हैं। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रेट्स, ऑक्साइड, ये सब क्या करते हैं, हमारे लिए हानिकारक प्रभाव डालते हैं और हमारी वायु को प्रदूषित करते हैं। अब बरसात में क्या होता है, जब ये बहुत ज़्यादा जो विषैले पदार्थ हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जब वायु में मिल जाते हैं तो क्या होता है, जब बारिश होती है तो ये बहुत रसायनों से मिली हुई बारिश होती है और इसी को हम लोग एसिड रेन कहते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। अब बच्चों, ध्वनि अनियंत्रित, अत्यधिक तीव्र एवं असहनीय ध्वनि को ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को हम डेसिबल इकाई में नापते हैं, यानी SI यूनिट इसकी डेसिबल होती है। अब ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या क्या है, गांवों में, शहरों में अत्यधिक लाउडस्पीकरों का प्रयोग, राजनीतिक दलों द्वारा समारोह में बहुत ज़्यादा लाउडस्पीकर का प्रयोग होता है। इसके अलावा जो वाहन निरंतर हॉर्न बजाते रहते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा आवाज़ उत्पन्न होती है, जिससे भी हमारा ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। औद्योगिक कारखाने हैं जहाँ पे मशीनें चल रही हैं, बहुत तेज़ आवाज़ें, बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं जिनसे तीव्र आवाज़ आती है, उसके कारण वो भी हमारी ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है। जनरेटर है, डीजल है, पंप, यानी जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा निरंतर आवाज़ करती रहें उसी से हम ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। अब ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव क्या है, हमारी श्रवण शक्ति पे असर आ जाता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारा मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं हम, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा तीव्र आवाज़ क्या करती है, चिड़चिड़ापन पैदा करती है हमारे अंदर। तो ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से श्रवण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, उच्च रक्तचाप अथवा स्नायु या मनोवैज्ञानिक रोग दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण से हृदय गति बढ़ जाती है, सर दर्द, अनिद्रा, ऐसी अनियमितता आती है। इसके अलावा नवजात शिशु में भी इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं और उनमें शुरू से ही बहरापन जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब बच्चों, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये प्रदूषण ऐसा है, ये नेचुरल भी होता है, प्राकृतिक भी होता है, इसके अलावा ये मानव निर्मित भी होता है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, परमाणु परीक्षण जो करते हैं उसमें जो वेव्स निकलती हैं, रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती हैं, जिनके कारण ये रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न होता है। ये क्या करता है, हमारे जो धूल के कण के साथ साथ हमारी आगे की जनरेशन को, सन 1968 में भाभा अनुसंधान में डॉक्टर रमन्ना ने कहा था कि जो ये हम परमाणु परीक्षण जो कर रहे हैं उससे हमारा आज नहीं खराब हो रहा है। आज तो हम देख रहे हैं कि केवल लोगों की मृत्यु हो रही है, परंतु इससे क्या हो रहा है, ये हमारी जीन्स को, हमारे आनुवांशिकता को ही बिगाड़ रहा है। क्यों आनुवांशिकता को बिगाड़ रहा है, क्योंकि जब इससे उत्पन्न होने वाले, भविष्य में उत्पन्न होने वाले बच्चे बहुत से ज़्यादा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से क्या हो रहा है, अक्षम पैदा हो रहे हैं, यानी उनमें कोई ना कोई विकार हो रहा है। तो ये रेडियो एक्टिव जो प्रदूषण है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि ये हमारा आज नहीं बिगाड़ रही है बल्कि हमारे आने वाली जनरेशन को भी बिगाड़ रही हैं और उनमें जो आनुवंशिकता है उसको बिगाड़ के उनको विकार युक्त बना रही हैं। वो अनेकों रोगों से ग्रसित पैदा होते हैं, मानसिक विकृतियां होती हैं, शारीरिक विक्रियां होती हैं, जैसे कि नागासाकी और हिरोशिमा में हम पूर्व में देख चुके हैं। अब इन पे नियंत्रण करने के लिए हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए, परमाणु परीक्षण पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। उसके बाद सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को मिलकर बैठक करनी चाहिए कि हमें अपना बल दिखाने के लिए आवश्यकता नहीं है कि हम परमाणु परीक्षण करें, अपितु हमें शांति से अपने जीवन को यापन करना चाहिए, एक देश। इसके अलावा जल प्रदूषण, जब यही तत्व जो प्रदूषक हैं, यानी जो प्रदूषण फैला रहे हैं, जब यही तत्व हमारे जल में मिल जाते हैं तो वो हमारे जल को भी प्रदूषित, यानी अवांछित चीज़ें जो हमारे जल में मिल जा रही हैं, चाहे वो गैस के रूप में हो, चाहे वो केमिकल्स के रूप में हो, जब ये उपस्थित हो जाती है हमारी नदियों में, तालाबों में, तो वो हमारे जल को प्रदूषित कर देता है। जल प्रदूषण के विभिन्न कारण हैं। जल प्रदूषण नदियों, नहरों आदि में मानव मल का विसर्जन, सफाई तथा सीवर का उचित प्रबंधन ना होना, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा कचरा या गंदे पानी को इन नदियों, तालाबों, सबसे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण प्रदूषण फैलाने का कार्य हमारी औद्योगिक इकाई करती हैं। यानी औद्योगिक इकाइयों को इस तरह से कार्य करना चाहिए कि वो सुरक्षात्मक होते हुए, पर्यावरण फ्रेंडली होते हुए, इको फ्रेंडली होते हुए कार्य करें और हमारे पर्यावरण को
नुकसान ना पहुंचाएं। कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। नदियों में कूड़ों कचरों शवों का और पारंपरिक प्रथाओं का पालन ना करते हुए हमें क्या करना चाहिए, अपनी नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कीटनाशक DDT BHC इन सब का छिड़काव रोकना चाहिए जिससे कि जल प्रदूषित ना हो सके। अब जल प्रदूषण के भी कुप्रभाव हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, हैजा है, पीलिया है, गैस्ट्रिक है। पूर्व की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि जल प्रदूषण से जल संवाहक रोग, संक्रामक रोग पढ़ाए थे, तो उसमें पढ़ाया था कि जल संवाहक रोग यानी जल अगर दूषित हो रहा है तो जब हम उसको ग्रहण कर रहे हैं तो अनेकों प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और हम उनको क्या करते हैं, अपनी वनस्पति को नुकसान पहुंचाते हैं, जीव जंतुओं को नुकसान जो इस जल में रह रहे हैं वनस्पति जीव वो जीवित नहीं रह पाते हैं इस प्रदूषण के कारण। इसके अलावा सूक्ष्म जीव जो जल में घुले हुए ऑक्सीजन के कारण एक बड़े भाग को उपयोग करते हैं, वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्योंकि हमारे जल में जब प्रदूषित हो जाता है तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो इस जल में सूक्ष्म जीव नहीं रह पाते हैं और ये आवश्यक होते हैं, इसी वजह से ये जल प्रदूषित होता है। प्रदूषण के कारण जो सिंचाई है, सिंचाई हम लोग कर रहे हैं वो क्या होता है, सिंचाई में अलग अलग फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर रहे हैं और जब ये हमारे नदी नालों में मिलता है जल जाके बारिश के माध्यम से या तो ये हमारे जल को दूषित कर देता है। अब क्लोरीन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड, जस्ता, निकिल, पारा ये जैसे विषैले पदार्थ जो हैं हमारी औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं और हमारे जल को प्रदूषित करते हैं और हमको नुकसान पहुंचाते हैं। अब बच्चों मृदा प्रदूषण, जब प्रदूषण हमारी मिट्टी में मिल जाए यानी प्रदूषक हमारी मिट्टी में मिल जाए तो उसी को हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण से अभिप्राय जमीन पर जहरीले, अवांछित और अनुपयोगी पदार्थों के भूमि में विसर्जित करने से है, क्योंकि इसमें भूमि का निम्नीकरण होता है तथा मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। लोगों की भूमि के प्रति बढ़ती लापरवाही के कारण मृदा प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अब मृदा प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं? कृषि में उर्वरक, रसायनों तथा कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, औद्योगिक इकाई, फिर हम देख रहे हैं औद्योगिक इकाइयों के कारण कागज तथा चीनी मिलों में निकलने वाले पदार्थों का निपटान जो हम लोग अपनी मिट्टी में कर देते हैं, प्लास्टिक की थैलियों का अधिक उपयोग जो जमीन में दबकर नहीं गलती हैं यानी डिग्रेडेबल नहीं है। होटलों, घरों आदि से क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ निकलता है जैसे प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी, धातु, कांच, सिरेमिक, सीमेंट, ये सब क्या होता है, ये हमारी धरती को, हमारी मृदा को प्रदूषित करता है। अब इसके प्रभाव क्या क्या है? कृषि योग्य भूमि की कमी होती जा रही है इसके कारण से, भोज्य पदार्थों के स्रोतों में कमी होती जा रही है, यानी जहाँ हमें भोजन फसलें उगानी थी, हमें भोजन मिल सकता था, वो चीज़ें क्या हो रही हैं, प्रदूषित होती जा रही हैं और उनकी उर्वरकता कम होती जा रही है। तो भूसंकलन से होने वाली हानियां, धरती फटती जा रही है और जल तथा वायु दोनों प्रदूषण बढ़े, यानी सब प्रदूषण जो हैं, जल का, वायु का, मृदा का, ये सभी प्रदूषण आपस में क्या है, मिले जुले हैं। यानी अगर कोई प्रदूषक किसी एक चीज को प्रभावित करता है तो उसी अनुपात में दूसरी चीज को भी प्रभावित करता है, यानी एक दूसरे प्रदूषक क्या करते हैं, सभी चीजों पे बराबर से असर डालते हैं। अब बच्चों ये सब प्रदूषण तो हमारे प्राकृतिक हो गए, लेकिन ये सामाजिक प्रदूषण क्या है? जब समाज में कुरीतियां उत्पन्न होने लगती हैं, समाज में अहिंसा उत्पन्न होने लगती है, समाज में एक दूसरे के प्रति भेदभाव उत्पन्न होने लगता है, वही हमारा सामाजिक प्रदूषण होता है। अब ये सामाजिक प्रदूषण क्या है? इसमें भीड़, दयनीय आवासीय स्थिति, गंदी बस्तियां, झुग्गी झोपड़ियां, बाल अपराध, बीमारी, नशे की लत, दुर्घटनाएं, अभाव युक्त सुविधाएं और एवं इन्हीं को हम सामाजिक प्रदूषण के अंतर्गत समझते हैं। ये क्या करते हैं? क्योंकि शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, गांवों से लोग पलायन करके शहरों में आते जा रहे हैं, तो शहरीकरण के कारण लोगों की रहने की जो जगह है वो कम होती जा रही है, आवास की व्यवस्था कम होती जा रही है। जब वहाँ लोग रहते हैं तो किसी तरह झोपड़ी डाल के छोटी छोटी जगहों में रहते हैं जहाँ पे नैतिकता का पतन होता रहता है, वहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, पीने का शुद्ध जल नहीं होता है, शौचालय आदि की व्यवस्था नहीं होती है, तो आपस में लोगों के बीच में क्या होता है, दुष्प्रभाव आता है। आपस में उनमें क्या होता है, भेदभाव होता है कि अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए या अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, दूसरों से लड़ते हैं, दूसरों को और ज़्यादा
प्रभावित करते हैं, जिससे क्या होता है, हम सामाजिक तौर पे एक श्रृंखला ना बना के उसका एक कुप्रभाव, क्योंकि समाज पढ़ होते हैं, शिक्षा होती है, बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, नैतिकता का हनन होने लगता है, लोग एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं नशे के कारण। तो नशा आदि को मुक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी सरकारों को क्या करना चाहिए कि शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, पान मसाला है, इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ताकि जब इनकी उत्पत्ति नहीं होगी, जब ये बनेंगे नहीं, तो इनसे होने वाले जो विकार हैं वो मानव नहीं झेलेगा और सामाजिक तौर पे थोड़ा सा संस्कारी बन जाएगा। बच्चों, आशा करती हूँ कि ये सभी जो चर्चा हमने की वो आपको समझ में आई होगी। तो इस चर्चाओं को समझने के बाद, यानी हमें अपने कर्तव्यों को भी पूरा करना है। हमारा कर्तव्य क्या है कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, यानी हमको अपने स्तर से, एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बड़ा व्यक्ति, एक मानव, सभी अपने अपने स्तर पे अगर प्रदूषण के कारकों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे तो हमें उम्मीद है कि आगे वाले समय में ये पर्यावरण हमारा प्रदूषित ना होके एक शुद्ध वातावरण देगा और हम इस वातावरण में अपने आने वाली पीढ़ी को एक सुनहरा भविष्य दे पाएंगे। तो इस चर्चा के बाद हम लोग कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे। ये निम्न प्रश्न है, पर्यावरण क्या है, स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जल प्रदूषण के कुप्रभावों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। बच्चों, अगली कक्षा में फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी और इस जो श्रृंखला है इसको और आगे बढ़ाऊंगी। धन्यवाद।